आपको पॉलिटी के अंतर्गत इसके पहले भारतीय संविधान सभा के कार्य, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि संविधान सभा के जो कार्य क्या थे, उसके पहले हमने गठन के बारे में बताया था। तो इसी क्रम में हम लोग आज के वीडियो में संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसके बारे में आज हम लोग बखूबी जानेंगे कि भारतीय संविधान की जो हमारे प्रावधान हैं, जितने भी नियम हैं, कानून हैं और जितने भी सारे नियम कानून, पूरे संविधान का एक निचोड़ है जो उसकी विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग समझते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं। संविधान की प्रमुख विशेषताएं, तो संविधान की प्रमुख विशेषताएं हमारी क्या क्या हैं, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। इसमें मतलब सबसे पहले आता है सबसे लंबा एवं लिखित संविधान। इसमें जो है सबसे लंबा और लिखित संविधान का कहने का तात्पर्य ये है कि भारत का जो संविधान है पूरे विश्व में सबसे लंबा और लिखित संविधान है। जो हमारे भारत का संविधान है वो पूरे विश्व में लिखित और सबसे लंबा संविधान है। और लिखित संविधान का लेने का तात्पर्य ये है कि जो लिखित संविधान है ये अमेरिका के संविधान जैसा है। जो संविधान हमारा बन रहा था तो इसमें सारी चीज़ें हमें विदेशों से, जब हम अपना विदेशों के संविधानों का अवलोकन कर रहे थे तो उन्हीं के अनुसार हम अपने नियमों को उनके संविधान से ग्रहण कर रहे थे। तो उसी अनुरूप हमने बहुत सारी चीज़ें जो हम विदेशी स्रोत, जैसे ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, सारे संविधान से हम लोग कुछ ले रहे थे। तो वो उनकी कौन कौन सी विशेषता जो ले रहे थे तो हमारे और लेके जोड़ रहे थे अपने संविधान में, तो उसी की जो सारी विशेषताएं हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं जो हमारे भारतीय संविधान को इतना लोकतांत्रिक और इतना लंबा करती है। तो हम लोग समझते हैं जो सबसे लंबा और लिखित संविधान, कहने का मतलब कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो लिखित नहीं है, वो परंपरा के अनुसार जैसे नियम कानून बनते चले जाते हैं, जैसे जैसी प्रक्रियाएं घटती जाती हैं, जैसे जैसे घटनाएं घटती जाती हैं, वैसे वैसे वो लोग कानून बनाकर अपना जीवन निर्वाह और देश को चलाते हैं। लेकिन क्या हुआ, अमेरिका के संविधान, जब अमेरिका अपने अस्तित्व में आया तो उसने अपना लिखित संविधान बनाया। तो उसी के अनुसार हमारा जो भारतीय संविधान है ये सबसे लिखित संविधान है। और लंबा होने का रीज़न ये है कि भारतीय संविधान जो है, इसका जो प्रावधान है 1935 के भारतीय अधिनियम जो है 1935 का, उसका जो बहुत विस्तृत प्रावधान था, उससे हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें ली गई। तो इसलिए हमारा जो संविधान है वो बहुत बड़ा हो गया, विस्तृत हो गया, इसलिए हमारा संविधान में बहुत लंबा है। दूसरे पर हम आते हैं इसी क्रम में, विभिन्न स्रोतों से विहित। कहने का मतलब है कि विभिन्न स्रोतों से विहित हमारा जो संविधान है ये विभिन्न देशों, आयरलैंड के संविधान से जैसे नीति निर्देशक तत्व, जो रूस से मौलिक कर्तव्य, अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति, ये सारी चीज़ें जो है हमारी विदेशों से ही तो ली गई हैं। इसलिए विभिन्न स्रोतों से विहित, इसका मतलब यही है कि हमारा जो संविधान है वो विदेशों से लिया गया जो है, जो स्रोत लिए गए हैं लेकर हमारे संविधान में जोड़े गए हैं, इसका मतलब यही है। और हम इसी क्रम में तीसरे पे आते हैं, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो संविधान है ये न बहुत ज़्यादा नम्य है और न बहुत ज़्यादा अनम्य है। कहने का मतलब हमारा जो संविधान है ये न बहुत ज़्यादा कोमल है और न बहुत ज़्यादा कठोर है, ये दोनों का मिला जुला रूप है। तो यही हमारा संविधान। अब इसमें अनम्यता कहने का मतलब ये है कि जो हमारा संविधान है इसमें संशोधन किए जा सकते हैं विशेष बहुमत द्वारा। हमारे संविधान में संशोधन पीरियड 368 में, अनुच्छेद 368 में उसका प्रावधान है कि संविधान में हमें संशोधन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सारा प्रावधान जो है 368 के अंतर्गत संशोधन शक्ति हमारे संसद को दी गई है संविधान को संशोधित करने के लिए। तो उसमें जो है संशोधन कर सकता है। इसलिए हमारा जो संविधान है उसमें न ही ज़्यादा बहुत कठोर है, न ही ज़्यादा बहुत कोमल है। इसलिए हमें अपने संविधान की जो नम्यता और अनम्यता की संज्ञा दी जाती है भारतीय संविधान को। और कहने का मतलब एक और है कि जो अमेरिका के संविधान हुए और
और भी देश के संविधान में, वो संविधान अपने अपने देश में देखा जाए तो बहुत ही कठोर संविधान है। उसमें जो संशोधन होते हैं वो बहुत ही मुश्किल तरीके से हो पाते हैं, क्योंकि वहाँ की शक्तियाँ, जैसे अमेरिका के संविधान है, अमेरिका के संविधान जो है उसमें राज्य का अलग संविधान होता है और केंद्र का अलग संविधान होता है। इसलिए जो वहाँ का संशोधन होता है वो संशोधन प्रक्रिया बहुत ही कठिन प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है। इसलिए वहाँ के संविधान को अगर देखा जाए तो बहुत कठोर संविधान कहा जा सकता है। और उसकी तुलना में अगर भारतीय संविधान को देखा जाए तो ये बहुत ही नहीं बहुत ज़्यादा कठोर है और न बहुत ज़्यादा कोमल है। तो इसी क्रम में हम तीसरे पे आते हैं, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। यहाँ पर एकात्मकता और संघीय व्यवस्था, ये दो चीज़ बहुत ही क्रिटिकल हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। एकात्मकता की ओर और संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि इसके कुछ लक्षण होते हैं। संघीय व्यवस्था में कुछ लक्षण होते हैं। ये लक्षण क्या क्या होते हैं? जैसे संघ में दो सरकारों का होना, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन का मतलब है कि केंद्र का अपनी अलग शक्ति है, राज्य की अपनी अलग शक्ति है। राज्य अपने लिए कानून बनाता है, अपनी सुविधा अनुसार बनता है, केंद्र अपने अनुसार कानून बनाता है। तो इनकी शक्तियों का विभाजन है। ये जो सारे लक्षण हैं ये हमारे संघीय व्यवस्था के ही लक्षण हैं। तीसरे क्रम पे आते हैं लिखित संविधान, यानी कि लिखित संविधान यानी हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित है। ये किसी भी देश में जो लिखित संविधान होगा, चाहे दो सरकारें वहाँ होंगी या शक्तियों का विभाजन होगा, संविधान की सर्वोच्चता होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, द्विसदनी व्यवस्था होगी, यानी कि दो सदन, जैसे हमारे देश में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य में जो है विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। ये सारी जो जिस भी देश में ये सारी व्यवस्थाएं होंगी उस देश के संविधान को हम संघीय व्यवस्था का संविधान की संज्ञा देंगे। इसी प्रकार हमारा जो संविधान है इसमें संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। और संघीय व्यवस्था के लक्षण क्या क्या होते हैं? दो सरकारों का मतलब केंद्र में अलग सरकार, राज्य में अलग सरकार, केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री। और शक्तियों का विभाजन हम अनुसूची में भी आपको पढ़ा, इसके पहले अनुसूची में पढ़ाए हैं, 7वीं अनुसूची में। उसमें जो 3 विभाजन में कि समवर्ती सूची और केंद्र सूची, राज्य सूची, ये तीनों हम आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको बखूबी देखिए और समझिए कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं। और भी जो बचे शक्तियां हैं और भी जो हैं अवशिष्ट शक्तियां भी है जो केंद्र के पास है, ये सारे हम आपको बता चुके हैं। और नहीं बताए हैं तो आगे आने वाले वीडियो में हम आपको एक एक पॉइंट के माध्यम से आपको समझाते चलेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं संघीय व्यवस्था में दो सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनी व्यवस्था। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब यहाँ जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, अपने रूप में पूरी स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी का मतलब कि शक्ति कार्य नहीं करती है। हाँ, उसके जो न्यायपालिका है उसके जो सदस्यों की संख्या है, न्यायाधीशों के सदस्यों की संख्या है, उनके कार्य ये तो संविधान में पहले से उल्लिखित कर दिए गए हैं, लेकिन सदस्यों की संख्या को जो हमारी भारतीय संसद है वो संशोधित कर सकती है। और ये सारी प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, शक्ति जो सारी हमें हमारे संविधान में दी गई हैं। तो यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब हमारा न्यायपालिका स्वतंत्र है, ना ही वो कार्यपालिका से रिलेटेड है, ना ही विधायिका से। वो पूरा निष्पक्ष है, वो किसी को भी भारतीय संविधान के किसी भी कानून को, किसी भी प्रावधान को अगर कोई तोड़ता मरोड़ता है, किसी भी प्रकार से अगर उसको खंडित करता है तो हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका जो है उसको तुरंत संज्ञान में लेगी और उसको फटकार लगाए कि नहीं ये चीज़ गलत है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब यही है। और द्विसदनी व्यवस्था हम आपको बताए हैं, द्विसदन का मतलब कि केंद्र में जो है राज्यसभा और लोकसभा का होना और राज्य में विधानसभा और विधान परिषद का होना। और एकात्मकता का मतलब होता है कि किसी भी देश में एकात्मक शासन का अगर देखा जाए लक्षण तो ये जो है कि ज़्यादातर साम्यवादी या फिर ऐसे देश जो हैं जहाँ पर राजतांत्रिक व्यवस्थाएं अपनाई जाती हैं वहाँ पर ये सब ज़्यादा लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन हमारा जो संविधान है ये एकात्मकता और संघीय व्यवस्था दोनों का मिला जुला रूप है। और
कुछ विशेष परिस्थितियों में हमारा जो संविधान है ये एकात्मक होता है। तो हम इसके एकात्मकता के लक्षण को पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। एकात्मकता मतलब एक सशक्त केंद्र। एक सशक्त केंद्र, एक सशक्त केंद्र होने का मतलब ये है कि जो केंद्र होगा ये अपने में सशक्त होगा, उसकी अपनी शक्ति होगी। और सशक्त केंद्र मतलब कि केंद्र चाहे तो राज्य को भी ये निर्देश दे कि आप इस नियम कानूनों का पालन करें, कि इसलिए तो सशक्त केंद्र बनाया गया है एकात्मकता के लक्ष्य, यही तो एकात्मकता के। और दूसरे क्रम में होते हैं एक संविधान। कहने का मतलब है कि जो हमारा संविधान है वो सिर्फ एक संविधान है। यहाँ तो राज्य के संविधान और केंद्र के संविधान तो अलग अलग नहीं है, संविधान हमारा एक है और उसी के अनुसार जो हमारा कार्य होता है। तो एकात्मकता के लक्षण में हमारा एक संविधान और एकल नागरिकता। एकल नागरिकता हमारे जो भारत देश है, जो हमारा देश है, इसमें सिर्फ एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान मतलब कि यहाँ का जो नागरिक होगा वो सिर्फ भारतीय नागरिक ही कहलाएगा। अगर विदेशों में जाता है तो इस पर्पज़ पे कहलाएगा कि वो भारतीय नागरिक है। ये ना कि भारत में किस राज्य का है, ये नहीं। जैसे अमेरिका के जो संविधान है, अमेरिका का संविधान में दोहरी नागरिकता है। उसे नहीं कि राज्य की अलग नागरिकता होती है और केंद्र की अलग नागरिकता होती है, इसलिए वहाँ दोहरी नागरिकता है अमेरिका में। हालांकि हमारे देश में, भारत में एकल नागरिकता है। हम आते हैं चौथे क्रम पे, संविधान का लचीलापन। हमें आपको बताएं ना, हमारा संविधान बहुत लचीला, इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। तो ये हमारी एकात्मकता के लक्षण हैं। केंद्र एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब होता है कि केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय हो, राज्य में उच्च न्यायालय हो और हमारा उसके अंतर्गत बहुत अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो ये जो एकीकृत न्यायपालिका है ये अपना एक स्वरूप अलग, इसका स्वरूप अलग कि न्यायपालिका जो आदेश देगी उच्च न्यायपालिका को, उच्च न्यायपालिका अधीनस्थ न्यायपालिका को, इसलिए मैं एकीकृत न्यायपालिका। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। यहाँ पर देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति तो राज्य करता नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति तो केंद्र करता है ना। केंद्र में जो राष्ट्रपति बैठते हैं वही तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो इसलिए एकात्मकता के लक्षण के अंतर्गत जो है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की स्थिति को भी बताया गया है। आते हैं हम अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं का मतलब होता है कि जो उच्च प्रकार की सेवाएं होती हैं, जैसे अधिकारी पद होता है, जैसे हमारा जो आयोग है यूपीएससी है, और राज्यों में अलग सा एक लोकसेवा आयोग होता है, राज्य लोकसेवा आयोग होता है, केंद्र में लोकसेवा आयोग है। तो ये सारे जो है केंद्र में जो है बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वही तो राज्य में आकर यहाँ के नियमों कानूनों को संचालित करते हैं। जैसे बड़े बड़े अधिकारी आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया। तो ये सब एकात्मकता के लक्षण हैं। और आपातकाल की जो सेवा है ये तो केंद्र ही घोषणा करती है, केंद्र सरकार ही घोषणा करती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपातकाल भी एक एकात्मकता का लक्षण प्रदर्शित करता है। इसी क्रम में हम आते हैं सरकार का संसदीय स्वरूप। सरकार का संसदीय स्वरूप का मतलब है कि यहाँ की जो कार्य प्रणाली है वो संसदात्मक होगी। संसदात्मक का मतलब ये होता है कि कोई भी कानून जो है वो चाहे राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो, उसमें समन्वय करके पारित करके उस कानून को पारित किया जाता है। तो यही है सरकार की संसदीय रूप। ये सरकार का संसदीय रूप जो हमारा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, न कि अमेरिका के। ये सरकार का संसदीय रूप जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। सरकार का संविधान की प्रमुख विशेषताएं के अंतर्गत आता है। इसी क्रम में हम आते हैं संसदीय संप्रभुता का न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। यहाँ पर बहुत बड़ी बात यह है कि संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय संप्रभुता का मतलब होता है कि संसद जो है अपने में संप्रभु हो, लेकिन इस प्रकार भी संप्रभु ना हो कि वो जैसे मन का अपना कानून बनाकर किसी के ऊपर थोप दे। तो उसके ऊपर भी एक हमारा संविधान है, और संविधान का संरक्षक जिसे कहा जाता है वो सर्वोच्च न्यायालय है। अगर संसद जो है अपने में संप्रभु कैसे हो सकती है? ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय के नियमों कानून के अंतर्गत ही तो अपने को समायोजित करेगी। जैसे में कि अगर हमारा संसद जो है कोई ऐसा कानून बना दिया कि वो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, भारतीय लोगों का, भारतीय जनता का मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, तो उस स्थिति में हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने उस कानून को संज्ञान में लेगी और
केंद्र सरकार को फटकार लगाएगी कि नहीं, ये कानून हमारी जनता के लिए उचित नहीं है, ये हमारा संविधान जो ऐसा आदेश नहीं देता है। तो इस प्रकार से हम लोग संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक स्वतंत्रता का अध्ययन करते हैं। और इसी क्रम में हम 7वें नंबर पे आते हैं, एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है कि न्यायपालिका अपने में स्वतंत्र होगी और इसकी अपना एक अलग, ना ही ये विधायिका और ना ही ये कार्यपालिका संबंध है, ये पूरी तरह से निष्पक्ष होगी, अलग होगी, पृथक होगी। इसीलिए जो है एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका का जो विशेषता है संविधान के अंतर्गत आता है। और 8वें आते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये हमारे संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है भाग 3, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं ये मौलिक अधिकार। इसी में हम मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार इसमें हैं। और इसी मौलिक अधिकार की वजह से तो हम लोग अपने जो व्यवसाय करना, समानता का अधिकार और घूमने की स्वतंत्रता, कहीं बसने की स्वतंत्रता, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये जो सारे अस्पृश्यता का सिद्धांत, ये सारे जो प्रावधान हैं हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत तो किए गए हैं। हम आपको अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में हम आपको मौलिक अधिकार बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। देखिए हमको यहाँ पर सिर्फ संविधान की विशेषता को समझना है। तो जब संविधान की विशेषता को समझना है तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आता है। इसी क्रम में अगले क्रम पे आते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब ये है कि जो हमारा राज्य होगा ये किस प्रकार से कल्याणकारी होगा। इसमें मानवीयता दर्शाई गई है। हमारे जो भारतीय संविधान की विशेषताएं के अंतर्गत राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है इसमें मानवता को दर्शाया गया है कि हमारा जो अगर कोई गरीब है तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, सभी को समान अधिकार दिया जाए, किसी को वंचित न किया जाए, सभी का संरक्षण किया जाए, वन्य जीवों का भी संरक्षण किया जाए, यानी कि सभी चीज़ों, चाहे वो पर्यावरण से रिलेटेड हो, सभी चीज़ों का संरक्षण किया जाए। तो ये हमारा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है। लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था का स्थापना करना ही राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये हमारे भाग 4 के अंतर्गत 36 से 51 अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आता है। इसी क्रम में हम आते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान का, जब हमारा संविधान बन रहा था उसमें ये वहाँ पर उपस्थित नहीं था। मतलब मौलिक कर्तव्य जो है हमारे मूल संविधान में उपस्थित नहीं था। ये तो हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया। जोड़ने का पर्पज़ ये था कि जब हमारे जो देश के नागरिक थे, ये लोग क्या करते थे कि अपने देश की चीज़ों को, बहुत जैसे वन्य जीव चीज़ें हैं, पर्यावरणीय चीज़ें हैं, ऐसे सरकार जो सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक स्थान है, ये उस चीज़ का केयर नहीं करते थे। जहाँ मन का तोड़ फोड़, जैसे मन सारी चीज़ें करते हैं। तो हमारे संविधान, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे संविधान विशेषज्ञों, जो हमारे संसद में बैठने वाले लोग हैं, उनको लगा कि नहीं, ऐसे कुछ कर्तव्य बनाने चाहिए, जिसके हमारे भारतीय नागरिक जो हैं इस चीज़ को सोचें और समझें कि नहीं, ये चीज़ गलत है, चीज़ सार्वजनिक चीज़ को सुरक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा करना चाहिए, पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जोड़ी गई, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ी गई। इसी क्रम में हम आते हैं एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि हमारा जो राज्य होगा वो किसी विशेष धर्म को नहीं मानेगा, वो सभी धर्मों को समान मानता है। हमारा जो संविधान है ये सभी धर्मों को समान मानता है और किसी भी धर्म विशेष को ना ही वो बढ़ावा देगा। जो हमारा राज्य होगा, राज्य क्या मतलब यहाँ होगा केंद्र मतलब कि एक देश, जो हमारा देश होगा ये धर्मनिरपेक्ष होगा। ना ही धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य ये है कि ना ही वो हिंदुओं में होगा, ना ही वो मुस्लिम का देश होगा, ना ही वो सिख का। ये हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष होगा और इसमें अब सभी लोगों को अपने धर्मों को अबाध रूप से मानने का अधिकार है। तो हमारे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हमारे संविधान के प्रमुख विशेषताएं के अंतर्गत ही आता है।
और हम आते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 12वें नंबर पे हमारा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि हमारे जो संविधान में जो है, इसमें जो वयस्क लोग, मतलब कि पहले तो 21वां जो संविधान 21 वर्ष था मत देने का अधिकार जो 21 वर्ष था सभी लोगों के लिए, लेकिन इसे 61वां संविधान संशोधन के द्वारा घटाकर इसको 21 से 18 कर दिया गया हमारे वयस्क मताधिकार। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो 18 वर्ष के होंगे वो हमारे किसी भी प्रतिनिधि को चुन सकते हैं या अपना अधिकार मत दे सकते हैं। तो यही है हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। पहले क्या होता था, जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था तो किस विशिष्ट वर्ग जो जिसके पास बहुत संपदा हो, जो बहुत शक्तिशाली हो, या फिर जो उस कद पर हो, जैसे प्रशासनिक कद पर हो, वही लोग जो है वोट देते थे, वही लोग अपना मत देते थे। लेकिन नहीं, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें हमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये बहुत साहसिक कार्य था कि पूरे यहाँ पर सब कुछ समान रूप से मत देने का अधिकार, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो जनजाति हो, चाहे वो आदिवासी, सबको जो समान रूप से मत देने का अधिकार दिया गया। तो ये हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। इसमें हम आते हैं एकल नागरिकता। इसके पहले भी हम एकल नागरिकता के बारे में बताएं, जैसे कि हमारे संविधान में एकल नागरिकता, जो भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता दी जाती है, भारतीय नागरिकता। और लेकिन जैसे अमेरिका के संविधान है, अमेरिका के संविधान जो है वहाँ पर दोहरी नागरिकता दी जाती है, राज्य को अलग नागरिकता और केंद्र का अलग नागरिकता, इसलिए उनको दोनों का फायदा मिलता है। लेकिन हमारे भारत देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। हम अगले क्रम में आते हैं स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय का मतलब है कि यहाँ पर कुछ ऐसे सेवाएं का व्यवस्था किया जाए ताकि उससे हमारे देश का संचालन सुचारू रूप से हो पाए। स्वतंत्र निकाय, इसके अंतर्गत लोक सेवा आयोग, केंद्र में लोक सेवा आयोग, नियंत्रण महालेखा, ऐसे ही बहुत सारे प्रावधान किए गए थे और संविधान संशोधन करके जोड़े भी जाते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग, मानवाधिकार आयोग, सारी ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं। ये तो कुछ ऐसे आयोग हैं जो तो बाद में जोड़े गए हैं, जो संवैधानिक हैं, लेकिन कुछ जो है निकाय जब मूल संविधान हमारा बन रहा था तभी उसमें जोड़ दिए गए थे। तो स्वतंत्र निकाय का तात्पर्य यही है। हम 15वें क्रम में आते हैं आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान का मतलब है कि जब हमारे देश में जब कोई आपातकालीन व्यवस्था का मतलब है कि ये आपातकालीन व्यवस्था 3 प्रकार की होती हैं। इसमें होती है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल जो हमारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है, राष्ट्रपति शासन है 356 के अंतर्गत, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल में क्या, जैसे आकस्मिक जैसे आक्रमण हो गया, युद्ध हुआ, उस समय जो हमारा है अनुच्छेद 352 लागू हो जाएगा और जो सारी शक्तियाँ होती हैं आपातकाल में, उससे हमारी जो मौलिक अधिकार की सारी शक्तियाँ होती हैं वो समाप्त कर दी जाती हैं, सिवाय 20 और 21 को छोड़कर। और ये जो आपातकाल हमारे संसद द्वारा मनोनीत करके राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है हमारा। और दूसरे क्रम में आता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है। इसमें जो है कि यदि राष्ट्रपति को लगे, केंद्र को लगे कि जो राज्य में क्रिया प्रणाली है वो केंद्र के अनुसार नहीं हो पा रही है, या राज्य अपना कार्य करने में राज्य जो अपना कार्य करने में निपुण नहीं है, उस समय हमारे राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू लगाया जाता है और ये आर्टिकल 356 के अंतर्गत होता है राष्ट्रपति शासन। इसी प्रकार वित्तीय आपातकाल जो है कि यदि भारत देश की अगर हमारे वित्तीय स्थिरता खत्म हो जाती है तो उस समय वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, आर्टिकल 360 के अंतर्गत है। अभी तक देखा जाए तो वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया गया, मतलब वित्तीय आपातकाल अभी लगाया नहीं गया है। और राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन तो कई बार लगा, राष्ट्रपति शासन तो कई राज्यों में कई बार लगा चुके हैं, जो हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे, बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। बस आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखते और समझते चलिए। इसी क्रम में हम आते हैं त्रिस्तरीय व्यवस्था, त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार का मतलब है कि
त्रिस्तरीय सरकार का मतलब है कि जो हमारा केंद्र, राज्य, केंद्र, पहले तो हमारे मूल संविधान में जो था केंद्रीय और राज्य स्तरीय 2 ही शासन व्यवस्था थी, लेकिन जो एक तीसरा क्रम जोड़ा गया स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि स्थानीय लेवल यानी कि ग्राम पंचायती व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, और शहरी में शहरी निकाय व्यवस्था। ये तो हमारा 1992 में 73वें 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, जो हम आपको अनुसूची के माध्यम से पढ़ा चुके हैं, और आगे भी ये सारे प्रावधान आएंगे तो हम आगे भी ये स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था हम आपको बताएंगे। तो त्रिस्तरीय राज्य के अंतर्गत यही सारी चीज़ें हैं, केंद्रीय शासन, और राज्य स्तरीय शासन, और ग्रामीण लेवल पे पंचायती राज व्यवस्था, और शहरी लेवल पे शहरी निकाय व्यवस्था। तो ये सारी चीज़ें हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं थी। तो हमको समझना बहुत जरूरी कि आलोचना तो बहुत लोग करते हैं कि संविधान ऐसा बना है, वैसा बना है, बहुत लेंदी बना है, इसमें ये कानून है, वो कानून है। तो आलोचना तो बहुत सुनते हैं, लेकिन हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं भी तो हैं जिसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये भूमिका, जो हमारे संविधान की भूमिका है कि संविधान को अच्छे तरीके से जानने, किस प्रकार जाने, किस प्रकार हमारे अपने संविधान को जानने की लालसा हो, इच्छा हो, तब हम अपनी संविधान को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और तो ये सारी चीज़ें थी संविधान की प्रमुख विशेषताएं के अंतर्गत। तो मित्रों, ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत सारी जानकारियाँ अवगत कराते रहेंगे। आने वाली वीडियो में हम आपको इसी प्रकार से एक वीडियो के माध्यम से आपको क्रमिक रूप से हम आपको बताते चलेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं कैसे कैसे घटती गई। मित्रों, आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।